साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्नि कंपटीशन पर। साथियों, आज मैं उपस्थित हूँ हिंदी की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक होने वाला है अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद हैं और अलंकार की सभी परिभाषाएं, विविध उदाहरण, क्या इनकी पहचान है, ये सभी मैं आपको पार्ट वाइज कराऊंगी। क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है तो एक पार्ट में नहीं करा के मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। चलेगा, आज हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के पार्ट में हमारा क्या इंक्लूडेड है। सबसे पहले देखते हैं अलंकार। तो अगर हम परिभाषा की बात करते हैं, नॉर्मल शब्दों में किसी वस्तु को अलंकृत करना अलंकार कहलाता है। अब अगर और भी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। लेकिन अगर आचार्य वामन के अनुसार अलंकार की परिभाषा पूछी जाए तो किसी वस्तु को अलंकृत करना अलंकार कहलाता है। अब जिस प्रकार से आभूषण सोने से बने होते हैं, उसी प्रकार से अलंकार का मतलब भी क्या है, सुवर्ण यानी कि सुंदर वर्ण। ठीक है। आगे हम देखते हैं, भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित व सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। तो ये हो गई अलंकार की डेफिनेशन। आगे अगर हम एक क्वेश्चन बन जाता है कि काव्य में अलंकार को प्रधान किसने माना, रस को नहीं माना। अगर रस को प्रधान ना मानकर काव्य में अलंकार को प्रधान माना तो आंसर हो जाएगा वामन, आचार्य भामह, उद्दट, दंडी व रुद्रट। तो इन लोगों ने क्या हुआ, इन लोगों ने काव्य में अलंकार को प्रधान माना, जबकि रस को प्रधान नहीं माना। आगे अब हम बात कर लेते हैं अलंकार के भेद। तो अलंकार के 3 प्रकार के भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है। तो अलंकार के 3 भेद हमने देख लिए। जो मुख्य भेद हैं वो कौन कौन से हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो अब अगर हम बात करते हैं शब्दालंकार, जो हमारा पहला अलंकार है, तो शब्दालंकार यानी कि शब्द प्लस अलंकार। तो शब्द की अगर बात की जाए तो शब्द दो शब्दों से मिलकर दो रूपों से मिलकर बना है, ध्वनि प्लस अर्थ। ठीक है। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की रचना होती है। मतलब इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता, मतलब लय से गाया जाना, या संगीतात्मकता होती है। चमत्कार, अर्थ का चमत्कार नहीं होता, मतलब अर्थ का ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है। इसमें ध्वनि का ही यूज़ किया जाता है शब्द में। ठीक है। शब्दालंकार में क्या है कि ध्वनि का ही सब कुछ, ध्वनि मेन है, अर्थ को इतना मेन नहीं माना गया है, अर्थ का कोई चमत्कार नहीं है। अब अगर मैं बात करती हूँ शब्दालंकार की, तो शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हो गए, वर्णगत, शब्दगत और वाक्यगत। ठीक है। तो शब्दालंकार 3 तरह के हो गए हमारे, कौन कौन से मैंने बताए हैं आपको, एक बार और रिवाइज करेंगे, वर्णगत, शब्दगत और वाक्यगत। ठीक है। अब अगर बात की जाए वर्णगत और शब्दगत अलंकार में कौन कौन से अलंकार आएंगे, तो वर्णगत और शब्दगत में आते हैं अनुप्रास, यमक, पुनरोक्ति, लाटानुप्रास और आ जाएगा पुनरुक्त वदाभास। एक ये अलंकार होता है, मैंने इसमें लिखा नहीं है, वीप्सा और वक्रोक्ति, श्लेष, ये सारे अलंकार किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं आपके वर्णगत और शब्दगत, मतलब प्रमुख शब्द अलंकार इनको हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर वाक्यगत की बात की जाए तो वाक्यगत में आते हैं केवल लाटानुप्रास। मैंने शायद वर्णगत में बोल दिया था बाय मिस्टेक, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि वाक्यगत जो अलंकार है वो कौन सा है, वो है लाटानुप्रास। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद हम अगर शब्दालंकार में देखते हैं तो शब्दालंकार में आता है सबसे पहला हमारा अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार मतलब अनुप्रास किसको बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार जानने से पहले हम जानते हैं कि अनुप्रास क्या है। तो अनुप्रास है वर्णों की आवृत्ति, यानी कि वर्णों की आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, अनुप्रास बोल देते हैं। अर्थात किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। ठीक है। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। तो इसमें हम क्या देखेंगे, जो पहले पद हैं जैसे मुदित और महीपति में मैं वर्ण की आवृत्ति हुई है, और दूसरे में हम देखते हैं सेवक और सचिव में स वर्ण की आवृत्ति हुई है। मैंने इनको अंडरलाइन कर दिया है जिससे आप इसको इजीली देख सकें। ठीक है। तो पहले पद में मैं की आवृत्ति, दूसरे पद में स की आवृत्ति, और ये संगीत महता से हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा अलंकार आ गया है, हमारा अनुप्रास अलंकार आ गया है। ठीक है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई। ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट है
आगे हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप्स क्या क्या हैं अनुप्रास अलंकार के। तो मेन टाइप की बात की जाए तो मेन होते हैं, वैसे 5 प्रकार के अनुप्रास अलंकार हैं। कौन कौन से? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अनद्यानुप्रास। लेकिन हम मेन इसमें पढ़ने वाले कौन से हैं? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लाटानुप्रास, क्योंकि क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं छेकानुप्रास अलंकार की, तो जहाँ स्वरूप व क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो। स्वरूप और क्रम से जो है अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो। अभी मैं इसको क्लियर कर दूंगी अगर आपकी समझ नहीं आया होगा। तो छेकानुप्रास अलंकार, छेक का मतलब क्या होता है? चतुर। ठीक है, सबसे पहली बात हम देखेंगे छेक का मतलब होता है चतुर। मतलब चतुर लोगों को ये छेकानुप्रास जो अलंकार है वो विशेष प्रिय होता है। हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि विशेष जो चतुर लोगों को विशेष प्रिय अलंकार होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है छेकानुप्रास, क्योंकि छेक का मीन्स क्या हो जाता है? चतुर। ठीक है, अगर आपको बात नहीं पता थी तो आई थिंक अब आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे जो हमने बात की थी कि स्वरूप और क्रम की आवृत्ति होती है व्यंजनों की, तो वो किस तरह से होती है ये देखिएगा। अगर कहीं पर रस और सर आ रहा है तो इसमें छेकानुप्रास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रे से रस और सैर सर इनकी आपस में जो आवृत्ति थी वो बदल गई। लेकिन अगर सर और सर है तो उसमें छेकानुप्रास अलंकार होगा। आगे और एक उदाहरण देख लेते हैं। रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांसें भरे आंसू भरी कहत दई दई। सॉरी, मुझे थोड़ा कोल्ड हो रखा है तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांसें भर आंसू भरी कहत दई दई। तो इसमें क्या रीझी रीझी की आवृत्ति हुई है, रहसी रहसी की आवृत्ति हुई है और यहाँ पर दई दई की आवृत्ति हुई है। मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है जिससे कि आपको ये समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं इसको और सॉरी और बताऊं इसके बारे में तो क्या हो जाएगा कि यहाँ रेझी रेझी, रहसी रहसी और हंसी हंसी की भी हुई है। देखिएगा ये हंसी हंसी यानी हंसी हंसी, और देई देई में कौन सा अनुप्रास हो गया? छेकानुप्रास, क्योंकि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति उसी क्रम में और उसी स्वरूप में हुई है। देखिएगा यहाँ पे क्रम भी वही है, रेझी रेझी यानी रै के बाद झ, यहाँ पे भी रै के बाद झ, और क्या हुआ है? स्वरूप भी सेम है। ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर छेकानुप्रास हो गया। एक तो ये देख लिया हमने। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो बंदे गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो इसमें क्या है? यहाँ पर पद और पदुम में पे और दे की एकाकार आवृत्ति स्वरूप थे। मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर पे और पे, ठीक है, दे, एक बार मैं दिखा देती हूँ। पे और पे, ये हुआ है पे और पे। और फिर आगे देखते हैं दे और दे। यहाँ पर पे और दे की आवृत्ति हुई है, एक ही क्रम में हुई है। मतलब पे, यहाँ पर पे स्टार्टिंग में था, यहाँ पे भी पे स्टार्टिंग में है। दे सेकंड नंबर पे, यहाँ पे दे सेकंड नंबर पे। ठीक है, एक ही बार हुई है, एक ही बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, आगे हम देखें क्योंकि पद के पै के बाद दे की आवृत्ति और पद में पै के बाद दे आया, पदुम में भी पै के बाद दे आया। अगर छेक का अर्थ चतुर है, मैंने आपको बताया। इसी तरह से अगर आप देखेंगे सुरुचि सुबास, तो यहाँ पर क्या सु आया और यहाँ पे भी सु आया। मतलब यहाँ पर इनकी आवृत्ति कितनी बार? एक एक बार हुई है। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो गया? छेक का अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी। नेक्स्ट है हमारा वृत्तीय अनुप्रास। मतलब जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, स्वरूप तय आवृत्ति क्रम तय नहीं। मीन्स यहाँ पर क्या था कि क्रम से और स्वरूप से दोनों से आवृत्ति हुई थी। मैंने आपको बताया था कि क्रम भी वही रहा और स्वरूप भी वही रहा। ठीक है, मतलब पहले पे आया तो पहले पे ही आया, अगर पहले बाद में दे आया है तो बाद में द ही आया है। तो वहाँ पे कौन सा था? छेकानुप्रास था। बट अब हम अगर वृत्त्यानुप्रास की बात करें तो एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अधिक बार हो, वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। मतलब रसानुकूल वर्णों की योजना क्या है? वो वृत्ति कहलाती है। ठीक है, आगे मैं एग्जाम्पल से समझें अगर, तो सपने सुनहले मन भाए। तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? देखिएगा, एक बार हुई है। स, सुनहले में भी से आया है। ठीक है, आवृत्ति हो गई।
शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जानी निरंतर गावे। तो स वर्ण की आवृत्ति देखिएगा अनेक बार हुआ है। देखिए जैसे से शेष में आया, महेश में आया, गणेश में आया, दिनेश में आया, तो यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति अनेक बार है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि उसी क्रम में हो। इस बात को ध्यान रखेंगे कि उसी क्रम में आवृत्ति नहीं होती है। जैसे वहाँ पर अगर स पहले नंबर पे था तो दूसरे में भी फर्स्ट नंबर पे आ रहा था, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आवृत्ति हो रही है लेकिन क्रम से नहीं हो रही है, स्वरूप से हो रही है। ठीक है, आगे और देखते हैं। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो यहाँ पर ख की आवृत्ति हुई है। भव्य भागों में भयानक भावना भरना नहीं। तो यहाँ पर भ की आवृत्ति हुई है। आई थिंक ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर मैं इनका मेन आपको डिफरेंस बताती हूँ तो छेकानुप्रास जो है उसमें व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः और क्रमशः आवृत्ति होती है। मतलब स्वरूप भी वही रहेगा और क्रम भी वही रहेगा। अगर फर्स्ट नंबर पे से आया है तो सेकंड वाले में भी फर्स्ट नंबर पे से आएगा। लेकिन जो हमारे पास वृत्यानुप्रास है उसमें अनेक व्यंजनों की आवृत्ति केवल स्वरूपतः होती है, क्रमतः नहीं होती है। ठीक है, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि एक ही बार हो, अनेक बार भी हो सकती है। तो आगे हम देखते हैं लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार में है जब एक शब्द की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य अलग हो। मीन्स लाटानुप्रास में क्या है कि अगर कोई भी शब्द या वाक्य खंड है, यानी कोई भी हमारा वाक्य है, उसी अर्थ में उसकी आवृत्ति का, आप आवृत्ति का मतलब समझ ही रहे होंगे। आवृत्ति का मतलब दोबारा से वही चीज़ आना, है ना। पर उसका जो तात्पर्य है, जो उसका मीन्स है, जो उसका सेंस है, वहाँ अलग आ रहा है। देखने में सेम है दोनों चीज़ें, लेकिन सेंस अलग है। वहाँ पर लाटानुप्रास होगा और यह अलंकार यमक अलंकार का उल्टा होता है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि यमक का उल्टा कौन सा होता है? तो लाटानुप्रास यमक का उल्टा होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट करते चलें। मात्र शब्दों की आवृत्ति नहीं, तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द व्यर्थ दोनों की आवृत्ति। मीन्स क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब ये है कि केवल शब्द चेंज नहीं होते हैं, अगर हम उनका अर्थ निकालें, तात्पर्य मात्र का मतलब उनका जब हम सेंस निकालते हैं तो सेंस से भी उन दोनों की अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बता देती हूँ, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर 2 बार मनुष्य आया है। ठीक है, मनुष्य का दोनों बार मतलब भी क्या है? आदमी। लेकिन दोनों का मतलब तो अलग है ना। वही मनुष्य है मतलब एक उस इंसान की बात हो रही है। यहाँ पर मनुष्य पूरा एक आदमी आया, जबकि यहाँ पर मनुष्य के लिए मरे मनुष्य पूरा मानव जाति आ गया। या फिर अगर हम कर्ता के उसमें देखते हैं, कारक के रूप में, तो मनुष्य यहाँ पर करता है क्योंकि जो मरा है, और जो मनुष्य के लिए, यानी कि के लिए कहाँ से आ गया? संप्रदान। तो एक मनुष्य कर्ता की तरह कार्य कर रहा है और दूसरा मनुष्य संप्रदान के लिए। मतलब सेंस दोनों का अलग निकल रहा है लेकिन शब्द दोनों एक ही है। मतलब मनुष्य ही यहाँ है और मनुष्य ही वहाँ है। और मैं क्लियर कर देती हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखिएगा। पराधीन जो जन नहीं स्वर्गता हेतु। ठीक है, सेम है, देखिएगा। पराधीन जो जन, कौमा आया, नहीं स्वर्गता हेतु। आगे देखते हैं, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या चेंज है? भाई कुछ भी चेंज नहीं है। क्यों? पराधीन जो जन नहीं, अगर आप बिना कौमे के देखें तो बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, बस यहाँ पर स्वर्ग की जगह नरक आ गया है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग देखते हैं, पराधीन जो जन, यहाँ पर जन के बाद कौमा आया है, यहाँ पर नहीं के बाद कौमा आया है, लेकिन देखने में दोनों एक से हैं, दोनों वाक्य, दोनों सेंटेंस। अब इनमें क्या अंतर है वो देखते हैं। जो मनुष्य पराधीन है उनके लिए स्वर्ग नहीं है, ये पहली लाइन का अर्थ हो गया। पराधीन जो जन, जो मनुष्य पराधीन है यानी कि दूसरे के ऊपर आश्रित है, नहीं स्वर्गता हेतु, उसके लिए स्वर्ग नहीं है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। और पराधीन जो जन नहीं सेम है लिखने में, लेकिन दोनों का अर्थ अलग निकल रहा है। दूसरी लाइन में कह रहा है जो स्वतंत्र है, पराधीन जो जन नहीं, यानी कि जो पराधीन नहीं है, ये जो स्वतंत्र है, स्वर्ग नरकता हेतु, उसके लिए नरक भी स्वर्ग से कम नहीं है। तो मतलब दोनों का देखने में दोनों सेम है लेकिन दोनों का सेंस अलग निकल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आ गया? यहाँ पर अलंकार आ गया लाटानुप्रास। मतलब आवृत्ति हुई है उसी अर्थ में लेकिन उनका सेंस अलग निकल रहा है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आज ये अनुप्रास अलंकार मैंने ख़त्म किया है। कल को मैं नेक्स्ट शब्द अलंकार के जो 2 और भेद बचे हैं वो लेकर आऊँगी, जिसमें श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार होगा। इसी तरह से मैं एक एक अलंकार करके, जिससे ज़्यादा बड़ी वीडियो भी ना बने और आप लोग इजीली उसको समझ भी सके। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय और पढ़ते रहें। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।